चमक रहा है ना इससे, दूर से स्क्रीन चमक रही है। हाँ, कल ऐसा हो रहा था, मैं देख रहा था कल स्क्रीन तो आ रही थी, लेकिन इधर बोर्ड में वे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, चमक रहा था सब। आपको तब जब सर बोर्ड यूज़ करेंगे ना तो उसको घुमाना पड़ेगा, घुमा के इधर कर देंगे। हाँ घुमा के इधर करवा लीजिए पहले, कोई बच्चा कर देगा बेटा इसको घुमा करके। तो लाइव कर दें सर ना? हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जो कोचिंग निःशुल्क दी जा रही है उसमें आप सभी का स्वागत है। ये कोचिंग की जो व्यवस्था है आपको बता दें, हम ये पूरे इंडिया लेवल पे हर राज्य सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडीज दी जाती हैं कि विभिन्न प्रकार के जो बच्चे हैं, चाहे वो डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हो, SC ST OBC, उनके लिए भी स्पेशल कोचिंग का प्रावधान किया गया है। तो अपने यहाँ जो है थोड़ा सेट कर दीजिएगा जिससे अच्छा रहेगा। अपने यहाँ जो है ये एक कॉमन कोचिंग की व्यवस्था की गई है, क्योंकि भदोही छोटा जनपद है, इसलिए वहाँ पे SC ST OBC के लिए अलग अलग कोचिंग नहीं दी गई है, ठीक है। अदरवाइज दूसरे स्टेट्स में क्या किया जाता है कि सभी के लिए एक अलग अलग कोचिंग की व्यवस्था की जाती है और अलग अलग सेंटर बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर ओवरऑल ये है कि ऐसे बच्चे जो कोचिंग पढ़ना चाहते हैं और PCS IAS या और भी टेक्निकल एग्जाम में जाना चाहते हैं तो वो अच्छे से तैयारी कर सके, उनको मार्गदर्शन मिल सके उनके जिले में ही, जिससे वो बाहर दूसरे जिलों के में निर्भर न रह सके। ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए हर आदमी को, और आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि इस स्कीम के तहत जो भी एग्ज़ाम हुआ हो उसमें आप सेलेक्ट करके आए, ठीक है। और मैं इस बात पर भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारा KNPG कॉलेज जो है इस स्कीम के तहत एक सेंटर बना हुआ है जो आप लोगों को एजुकेशन देता है। अब हम चलते हैं, देखिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो PCS में बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। इकोनॉमिक्स इजी तो है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल सब्जेक्ट है जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। रियल लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो न्यूज़पेपर में, टीवी में आपको डे टू डे देखने को मिलते हैं, लेकिन आप उसको स्किप कर देते हैं। आप लोगों में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जब न्यूज़पेपर देखते हैं तो न्यूज़पेपर का जो एक पार्ट होता है जिसमें नेशनल इनकम, बजट, ठीक है, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, एग्रीकल्चर, ऐसे करके एक पार्ट होता है जिसको बिजनेस कहते हैं या कहते हैं उसको बाजार, या ऐसे करके, तो उसको स्किप कर देते हैं, ज़्यादातर उसको देखने का प्रयास नहीं करते और उस कारण से इसकी टर्मिनोलॉजी और इसके डेटा वगैरह आपसे छूट जाते हैं। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आज से ही जब आप न्यूज़पेपर देखें तो न्यूज़पेपर में सबसे पहला जो पेज अगर आप पढ़ना चाहें और पढ़ने के लिए कोचिंग मतलब बच्चे आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उस पेज में जाएंगे जहाँ पर कारोबार या बिजनेस के बारे में दिया गया है, उसकी चीज़ों को भली बात पढ़ेंगे। और मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि उस पेपर को अगर आपके यहाँ आता है सब लोग जब पढ़ लें उसको एक पेपर को फाड़ करके और रख लें। पढ़ते समय आप उसमें अंडरलाइन जरूर करेंगे, जिससे आप जब उसको रिवीजन करेंगे, ऐसे कर हम लोग ऐसे बना लिया करते थे, बन जाता था और ऐसे करके देखते थे PCS पर शुरू से पहले, तो जहाँ जहाँ हम लोग अंडरलाइन किए होते थे उसमें पढ़े हुए होते थे उनको एक बार हम रिवाइज करते हैं। आजकल बच्चे क्या करते हैं, बुक ले लेते हैं या नोट्स ले लेते हैं। उस नोट्स किससे बनते हैं, यही न्यूज़पेपर से बनते हैं, मैगजीन से बनते हैं, तो बहुत से नोट्स में चीज़ें छूट जाती हैं और नोट्स आप एक बार पढ़ेंगे साल भर का वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो आपको बड़ा ध्यान देना है, ठीक है। चीज़ में आज हम आपको नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट में इतने टॉपिक को कवर करेंगे और प्रयास ही करेंगे कि हमें पूरे टॉपिक कवर हो जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चारों टॉपिक से पूछे जाते हैं, लेकिन उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सेकेंड टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जो बच्चों से नहीं बन पाते हैं। मतलब एक नॉर्मल बच्चा एस्टिमेट वाले को तो मैगजीन से देख करके पढ़ लेता है कि कितनी इनकम है इंडिया की, इसमें किस स्टेट की इनकम ज़्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट की इनकम ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम कहाँ की ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये सब पढ़ लेता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम है वो नहीं कर पाता, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है एक टेक्निकल चीज़ है जिसको आप बिना समझे नहीं कर पाएंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के नहीं हैं तो बिना समझे आप नहीं कर पाएंगे। इसको करने के लिए क्या है, आप कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम पे विशेष जोर दीजिएगा। तो
इस पे हम ज़्यादा टाइम भी देंगे जिससे आपको हर चीज़ हम बता सकें, ठीक है। बाकी जब ये चीज़ बन जाएगी तो मेजरमेंट और एस्टिमेशन आपका आराम से मिल जाएगा। तो चलिए फिर इंट्रोडक्शन पे हम लोग चलते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने लिया है आपका कि नेशनल इनकम कैसे सर्कुलेट होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 4 सेक्टर इकोनॉमी वर्तमान में चल रही है। शुरुआत में 2 सेक्टर इकोनॉमी थी, जब बार्टर सिस्टम था, मतलब वस्तुएं लेन देन करके एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या कहते हैं बार्टर किया जाती है, एक्सचेंज किया जाता है। जैसे हमें गेहूं लेना है तो हम चावल के बदले, या हम बकरियों के माध्यम से या भेड़ के माध्यम से किसी भी चीज को बदल के हम लिया करते थे, जब मनी नाम की चीज नहीं हुआ करती थी। फिर बाद में गोल्ड आया, सोना आया, सोने का विनिमय हुआ, फिर बहुत बाद में जाकर के पेपर मनी आई, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम जो ऐसी इकोनॉमी होती थी जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, मतलब जो चीज है तो है और नहीं है तो हम बाहर से मंगा नहीं सकते। तो जो चीज जहां होती थी वही चीज वो खाते थे। यही कारण है आप देखिए कोस्टल एरिया में मछलियों को ज्यादा उत्पादन होता तो वहीं लोग खाते थे। जैसे यूपी में गेहूं का उत्पादन होता तो गेहूं ज्यादा खाते थे, पश्चिम बंगाल में चावल। तो इस प्रकार से रीजन वाइज जो है वो चीजें बढ़ गई पहले के जमाने से, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है क्योंकि अब ग्लोबलाइज इकोनॉमी हर चीजें हर जगह मिल रही है, ठीक है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में 2 चीजें हुआ करती थी, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन मतलब उपभोग करते थे हम, और इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब था, इन्वेस्टमेंट बहुत सीधा और सरल था वहां पे। इन्वेस्टमेंट का मतलब था कि जैसे मान लीजिए हम खेती किसानी में कुछ चीज उत्पादन करना चाहते हैं तो खेतों में हम इन्वेस्टमेंट करके जैसे हल ला लिए, बैल ला लिए, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट होता था। गाय ला लिए, ये एक इन्वेस्टमेंट होता था, उससे दूध बन जाता था। खदानों में मान लीजिए जो बालू वगैरह होते थे, ये सब इन्वेस्टमेंट बहुत छोटे स्तर पर होता था। लघु कुटीर उद्योग विशेष रूप से रहा करते थे, जैसे कुम्हार का हो गया, लोहार का हो गया। तो इस प्रकार से C+I, इसलिए इनके देखिए डिटेल्स नीचे लिखे हुए हैं। C का मतलब है उपभोग और I का मतलब है निवेश, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो C+I, तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से फैक्टर रहा करते थे। आएगा C+I, आएगा C+I प्लस G, आएगा C+I प्लस G प्लस X माइनस M। तो आप क्या लिखेंगे C+I। ऐसा भी कॉमन सेंस समझेंगे, 2 सेक्टर है मतलब 2 चीजें ही रहेंगी, एक कंजम्पशन हो गया और एक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर हो गया 3 सेक्टर मॉडल आया। 3 सेक्टर मॉडल में क्या आया कि गवर्नमेंट आ गई। गवर्नमेंट ने कहा क्या भाई ऐसा है, हम रेगुलेट करेंगे आपको, कंजम्पशन आप बिना हमारे परमिशन के नहीं करेंगे। कैसे कंजम्पशन नहीं करेंगे, कंजम्पशन तो करेंगे लेकिन उसका सेलिंग और परचेजिंग हमारे नॉलेज में होनी चाहिए। कोई भी चीज सेल या परचेज करेंगे तो उसमें हम टैक्स लगाएंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें हम टैक्स लगाएंगे। तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना शुरू किया, टैक्स से उनकी आय हुई, और गवर्नमेंट की जब आय हुई तो गवर्नमेंट ने उसे वेलफेयर में खर्च किया, या वॉर में खर्च किया, डिफेंस में खर्च किया, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च किया, हेल्थ में खर्च किया, एजुकेशन में खर्च किया। तो पैसा गवर्नमेंट ने 2 प्रकार से प्राप्त किया, एक तो टैक्स लगा के प्राप्त किया, दूसरा गवर्नमेंट ने अपने खुद के उद्योग खोले, उससे जो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट और टैक्स ये 2 माध्यम से गवर्नमेंट की इनकम हुई। कभी कभी जब इनकम कम होती थी तो गवर्नमेंट उधार भी लेती थी, बोरोइंग। बोरोइंग 2 प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा, मेरी हर बात पे आप लोग विशेष ध्यान दे चलिएगा क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, हमें एक दिन में इसको कवर कर देना है। 3 पीरियड का टॉपिक दिया गया था लेकिन आपकी परीक्षा बहुत पहले है, इसलिए इस चीज को हम एक दिन में ही कवर कर देना चाह रहे हैं। तो आप लोग नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। तो बोरोइंग, इंटरनल बोरोइंग होती है और एक्सटर्नल बोरोइंग होती है, तो वो भी गवर्नमेंट के एक प्रकार से इनकम में काउंट होता है। और एक्सपेंडिचर कहाँ करती है गवर्नमेंट, आपको मालूम है, एक्सपेंडिचर करती है सेटअप बना करके। कंट्री का सेटअप पहले बताया डिफेंस, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर उसके बाद वेलफेयर में। वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू कहेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगी, हेल्थ आ जाएगी, उसमें क्या आ जाएगी, पब्लिक सिक्योरिटीज आ जाएगी, वृद्धावस्था पेंशन, 2 रुपए 3 रुपए किलो गेहूं चावल, ये सब चीजें होती है। तो आप आ जाइए, आते रहिए आते रहिए। तो इस प्रकार से जी आया, गवर्नमेंट आई। ये गवर्नमेंट कब से आई, राजा के समय में। गवर्नमेंट का मतलब अभी डेमोक्रेसी नहीं, राजा के समय में गवर्नमेंट आ गई। पहले तो क्या होता, बार्टर सेक्टर जमींदार वगैरह होते थे। तो ये 3 सेक्टर मॉडल आ गया और ये 3 सेक्टर मॉडल चलता रहा। इस इकोनॉमी में आपने देखा होगा ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ये बताइए 2 सेक्टर इनमें से कौन सी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, 4 ऑप्शन दे देगा, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लिखेंगे कि क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, वो कौन सी है, 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी क्या है, ओपन इकोनॉमी है। क्यों, जब 3 सेक्टर के बाद ये आया कि कोई भी देश निर्भर नहीं है, किसी बार किसी समय अकाल पड़ जाता है देशों में, कभी बाढ़ आ जाती है, तो ये बाढ़ और अकाल रीजनल लेवल पे आया करते हैं। पता नहीं इंडिया में तो आया लेकिन चाइना में नहीं आया, रसिया में नहीं आया, रसिया में आया तो अमेरिका में नहीं आया। तो क्यों ना हम इंटरडिपेंडेंट हो जाएं, आपस में एक दूसरे पर निर्भर हो जाएं ट्रेड के माध्यम। ट्रेड पहले भी होता था, जब ट्रेड के माध्यम से हम इंटरडिपेंडेंट हो गए, हम एक दूसरे पे निर्भर हो गए, तो क्या शुरू हो गया आपका ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी क्या होती है
कि एवरी इकोनॉमी कनेक्ट विद द अनदर इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। प्रत्येक अर्थव्यवस्था विश्व की शेष अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ जाती है? ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोरोइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चारों पॉइंट ऑफ व्यू जुड़े हुए होते हैं, इससे सब अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ जाती है। यही कारण रहा कि आज यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उससे आप देखिए पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ गई। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ हम बाहर से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में जब थ्रेड आते हैं, कुछ संकट आते हैं, तो उससे क्या होता है, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में उसके रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन जहां जहां तेल है वहां रेट क्या डाउन हो जाएगा, लेकिन जहां जहां नहीं है वहां वो बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी में हमारे 3 सेक्टर तो पहले वाले रहते ही हैं, उसके साथ प्लस एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब हो गया एक्सपोर्ट और एम का मतलब हो गया इंपोर्ट, ये जुड़ जाती है। तो आप समझ गए कि जो नेशनल इनकम है वो एक सर्कुलेशन वाली इनकम होती है, नेशनल इनकम को ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि नेशनल इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आप पहले फ्लो और स्टॉक का समझिए। फ्लो जो होती है वो नदी है जो हमेशा बहती रहती है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता जाऊंगा जो इससे जुड़े हुए नहीं है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, मेरे दिमाग में आएगा बताता जाऊंगा। हम लोग इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, कॉन्सेप्ट आते रहते हैं हम लोग पहले से। एक कॉन्सेप्ट हमारे मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट आया, यहाँ जुड़ा हुआ नहीं होता। मल्टीप्लायर इफेक्ट यही होता है कि जब इकोनॉमी में आप पैसा और 100 रुपए वस्तु के हिसाब से कितना हुआ, 100 दहम 1000, 1000 दहम 10,000, 100 गुणे 100। दूसरे वर्ष भी 100 वस्तु का ही उत्पादन हुआ, वस्तुएं नहीं बढ़ी और वही वस्तु ही रही, लेकिन दूसरे वर्ष वस्तु की कीमतें बढ़ गई और कितनी पहुंच गई, 200 रुपए। तो 100 गुणे 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। तो हमने क्या बोला कि यार इस साल हमारी जीडीपी है 20,000 और पिछले साल थी 10,000। हमारी जीडीपी में 100% की वृद्धि हुई है। तो क्या आप ये मानेंगे कि हमारे यहाँ वेलफेयर बढ़ेगा, जीडीपी बढ़े? जीडीपी का उद्देश्य क्या होता है, वेलफेयर बढ़ना लोगों का। जब जीडीपी ज्यादा बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा और देश हमारा तरक्की करेगा। तो क्या इस एग्जाम्पल में देश तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं, क्योंकि भाई कहेंगे अरे वस्तु तो 100 ही थी, इस साल भी 100 है, वस्तु में तो कोई बदलाव हुआ नहीं, कीमत बढ़ने से हो गया। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि वास्तव में हम कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, रियल में कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस चीज को निकालने के लिए हमेशा हम किस चीज को महत्व देते हैं, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी कैसी होती है? रियल जीडीपी ऐसी होती है कि 2011-12 में जो प्राइस था सभी वस्तुओं का, जितनी वस्तुएं हमें क्लियर है, सामान्य वस्तुएं क्लियर रहती है, उन सभी वस्तुओं का जो प्राइस था उस प्राइस को 100 में कन्वर्ट कर दिया गया, इंडेक्स नंबर में, और ये देखा गया कि वो प्राइस आज 2022 में कहां तक पहुंच गई। समझिएगा, अगर वो प्राइस कहां तक पहुंच गई, 200 पहुंच गई, डबल हो गई। एग्जांपल ले रहे हैं, जो 2011-12 में जो वस्तुओं का इंडेक्स था वो 100 में था और आज 2022 में अगर वो डबल हो गया 200 इंडेक्स हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी वर्तमान में करंट इनकम है उसमें हम 200 से डिवाइड कर देंगे और 100 से इंटू कर देंगे। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। मौद्रिक इनकम तो क्लियर हो गया, ऑल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईयर। एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं बनी उसकी जो भी कीमत उस वर्ष हुई हो वो नॉमिनल है। इस वर्ष जितनी भी वस्तुएं बनाई गई, सेवाएं बनाई गई, उनकी कीमतों को हम जोड़ दें इस वर्ष में, तो नॉमिनल जीडीपी है, बहुत इजी गोइंग है। लेकिन जब रियल जीडीपी की बात हम करेंगे, वास्तविक जीडीपी की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वहां पे नॉमिनल जीडीपी जीएनपी इंटू 100 कर देंगे। 100 जो कर रहा है वो बेस ईयर वाला, और करंट प्राइस इंडेक्स क्या है ये हम ढूंढेंगे। तो हमने एग्जांपल लिया आप लोगों से कि करंट प्राइस ईयर मान लीजिए इंडेक्स है 200, डबल हो गया है, तो हम ये देखेंगे कि नॉमिनल जीडीपी अगर मान लीजिए 200 हो रही है, तो 200 डिवाइडेड बाय 200 क्रोर्स हो रही है, तो 200 डिवाइडेड बाय 200 तो कितना होगा, 1 क्रोर्स इंटू 100 100 क्रोर्स। कितना है आपका, 100 क्रोर्स है। फिर से देख लीजिए, मान लीजिए एग्जांपल को दोनों प्रकार से लेके देख लेते हैं। आप लोग करना है, क्योंकि बोर्ड में जब चला जाता हो तो यहाँ मैं बोल नहीं पाता, तो यूट्यूब में बच्चे नहीं देख पाएंगे, इसलिए करना आपको है, बस एक बताऊंगा। मान लीजिए 2011-12 में जो बेस ईयर में 2011-12 में इनकम थी, जीएनपी थी, वो 100 करोड़ थी। लिख लीजिए 100 करोड़ थी। कितनी थी, 100 करोड़। और बेस ईयर को कितने में हम मान रहे थे, 100 में मान रहे हैं। इंडेक्स क्या था, 100 था बेस ईयर का, कोई दिक्कत नहीं है। 2022 में हम मान लेते हैं कि जो हमारी जीडीपी है, जीएनपी है, वो कितनी हो गई है, 300 करोड़। पहले कितनी थी, 100 करोड़, अब कितनी हो गई है, 300 करोड़।
लेकिन जो हमारा इंडेक्स जो पहले 100 था 2011-12 में, वो बढ़ करके अब कितना हो गया है 200 हो गया है, मतलब महंगाई डबल हो गई है। तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि रियल इनकम क्या होगी इस साल, मतलब 2022 की रियल इनकम क्या होगी, बताइए 2022 की रियल इनकम क्या होगी? 100% रियल इनकम क्या होगी, इस फार्मूला यूज करिए। हाँ, तो रियल इनकम क्या होगी आपकी 2022 की? सर 200 हुआ है बढ़ती। हाँ, इंडेक्स करेंट, जिसको कहते हैं करंट प्राइस इंडेक्स। सर 50% की बढ़ती हुई। 50% बढ़ोतरी मतलब 150 आ रहा है, ऐसे बोलो ना, सीधा ऐसे बोलो। कितना आ रहा है आपको इसका रियल जीएनपी कितनी आ रही है? 150 करोड़, और उस समय कितनी थी 100 करोड़, और लेकिन नॉमिनल जीएनपी कितनी आ रही है हमारी 300 करोड़। नॉमिनल क्या कह रहा है कि हम 3 गुना ग्रोथ किए हैं, रियल क्या कह रहा है हम कितना 50% की ग्रोथ किए हैं। तो वास्तव में ग्रोथ कौन सी सही मानी जाएगी? 50%। क्लियर? तो रियल हमेशा जीएनपी जो काउंट होती है, नेशनल इनकम, जो सीएसओ जिसे हम एनएसओ कहते हैं, इसके द्वारा नेशनल इनकम काउंट की जाती है हर साल। ये हमेशा 2 प्रकार के डेटा देता है, आप देखेंगे कहीं भी, करंट प्राइस के रूप में और कांस्टेंट प्राइस के रूप में। करंट प्राइस जो होता है वो करंट है, और कांस्टेंट जो प्राइस होता है वो बेस ईयर पे डिपेंड होता है, बेस ईयर के माध्यम से बता। इसका मतलब क्या हुआ, आपके दिमाग में चीज आ रही होगी, आप पूछ सकते हो इसका मतलब सर ये हुआ कि वो इंडेक्स नंबर हर महीने चेंज होता रहता होगा। यस, जैसे कीमतें बढ़ी घटी इंडेक्स नंबर चेंज होता रहता है, और इसी इंडेक्स नंबर में जो चेंजेस आता है उससे हम क्या जानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। आपने देखा टीम दिखाता है पिछले महीने के इसी हफ्ते में महंगाई इतनी थी और इंडेक्स नंबर इतना था, और आज इतना हो गया तो महंगाई बढ़ गई। वो इंडेक्स नंबर को जोड़ देगा तो महंगाई बढ़ गई। तो वो क्या होता है, इंडेक्स नंबर में जो चेंजेस आया उसी हिसाब से निकाला। जैसे मान लीजिए हमने कहा पिछले महीने इंडेक्स नंबर 200 था, इसी महीने पे पिछले साल इसी महीने पे 200 था, अब इस साल 210 हो गया इंडेक्स नंबर। कितना हो गया? 210। तो महंगाई कितनी बढ़ी? 10% बढ़ी। 200 थी और आज 210 हो गया। क्लियर? ऐसे निकालते हैं महंगाई। ठीक है, तो अब आपने देखा कि जीएनपी। तो अभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किसी भी देश में जो वेलफेयर या कल्याण है, कल्याण वेलफेयर शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं, कल्याण को मापने का सर्वोत्तम साधन क्या हो सकता है? नॉमिनल जीएनपी कि रियल जीएनपी? किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों के कल्याण वेलफेयर को मापने का अच्छा साधन क्या है? मतलब कौन सा फैक्टर अच्छा है, नॉमिनल जीएनपी है कि रियल जीएनपी? बताइए क्यों रियल क्यों है, बोलिए। यस, रियल जीएनपी जो है वो महंगाई को एडजस्ट कर देता है और वास्तव में जो वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पर डिपेंड है। मतलब रियल जीएनपी किस बात पर होता है कि आपके देश में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में कितनी वृद्धि हो रही है, कीमत को अवॉइड करता है, प्राइस को क्या करता है अवॉइड करता है या एडजस्ट कर देता है, वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पर जोर देता है। तो वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा अगर बढ़ेगी तो उस देश का वेलफेयर बढ़ेगा। ठीक है, चाहे कीमत कुछ भी हो। क्लियर, समझ में आ गया? कीमत तो एक मीडियम होती है वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, लेकिन रियल चीज क्या होती है, उस वस्तु की अवेलेबिलिटी। अगर वस्तु भी हमारे पास ज्यादा है तो हम ज्यादा सुखी रहेंगे, भले ही वो वस्तु हमें सस्ते दामों में क्यों ना मिले या महंगे दामों में क्यों ना मिले। अब एक महत्वपूर्ण चीज ये है, ध्यान दीजिएगा कि जीएनपी डिफ्लेटर को आप स्फीता कहते हैं। ये दोनों चीजों को जब जानकारी आती है तो जीएनपी डिफ्लेटर आता है। तो जीएनपी डिफ्लेटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि जीएनपी डिफ्लेटर किस बात को क्या मतलब हमें सपोर्ट करता है, किस बात को इंडिकेट करता है? तो हमेशा याद रखिएगा जो इन्फ्लेशन रेट है, दिस मेजर ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन एज नोन जीएनपी डिफ्लेटर। रेट ऑफ इन्फ्लेशन को बताता है जीएनपी डिफ्लेटर। जीएनपी डिफ्लेटर किसको बताता है? रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, जिसको कैसे मेजरमेंट करते हैं? बहुत इजी है, नॉमिनल जीएनपी ऑफ ईयर। जो नॉमिनल जीएनपी हुई, जैसे मान लीजिए हम लोग कितना नॉमिनल जीएनपी रखे थे, 300 करोड़ इंटू 100 हो गया। क्लियर है? बटे रियल जीएनपी ऑफ ईयर। रियल जीएनपी कितनी थी? 150। वेरी गुड, सही। 150 निकाले थे बेटा 150, जब तुमने बोला था कि 50% हाई हुई है। तो रियल जीएनपी कितनी हमारी 150 करोड़। नॉमिनल जीएनपी कितनी है 300 करोड़। तो 300 में 150 कितना आएगा? 2 आएगा। 2 into 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200। कितना आ जाएगा? 200। तो ये 200 जो हो रहा है ये आपका जीएनपी डिफ्लेटर कहलाएगा। बात समझ? जीएनपी डिफ्लेटर को इस प्रकार से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। अब एक बात चली यार कि ये जितनी भी चीजें हो रही हैं तो तब तक तो ठीक था जब तक पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी।
तब तो ठीक था जब तक हमने इनोवेशन बहुत ज़्यादा नहीं किया, तब तो ठीक था जब तक हमने एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं किया। जब हमने वाटर का, फॉरेस्ट का, लैंड का फर्टिलाइजर डाल करके, जंगलों को काट करके और एक्सेस जो रिसोर्सेज माइन से हम निकाल रहे हैं, उससे क्लाइमेट में चेंजेस आने लगा। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन तक हो रहा है। आप जाके जाइए खेतों में, आपको केमिकल फर्टिलाइजर की परत मिलेगी व्हाइट। आपको खेतों में केचुए नहीं मिलेंगे। केचुए जो होते थे पहले वो नेचुरल फर्टिलाइजर की वो होते थे और जमीन को उपजाऊ करते थे। केचुए नाम की चीज नहीं मिलेगी। हम लोग जमाने में केचुए खूब मिला करते थे, लोग डरते थे केचुए के सांप है। आज तक केचुए है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट डिग्रेड हो गया है कि हम लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो ये कहा गया कि जीएनपी, रियल जीएनपी महत्वपूर्ण है। मतलब ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं समय बना लेना वही महत्वपूर्ण है कि आप वो वस्तुएं बनाए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। केला अगर चीज को उत्पादन करते हैं तो ऑर्गेनिक फूड्स को उत्पादन करें। तो ये रहा गया कि भैया इसको हम ऑर्गेनिक वाले में तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हम ये कर लें कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर की हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर की हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर की हो, ये तीनों सेक्टर में जो प्रोडक्शन प्रोसेस हुई है, इससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कितना हुआ है, मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितना आया है। और उस एनवायरमेंटल पोल्यूशन की जो कास्ट है, कास्ट को हम मेजरमेंट कर लेते हैं, साइंटिस्ट लोग मेजरमेंट करते हैं कास्ट क्या होगी। उसकी कास्ट को एक रफली मेजरमेंट करके हम जीएनपी, वो रियल जीएनपी से उसको माइनस कर दें तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ग्रीन जीएनपी, हरित जीएनपी। ये इस बात को दर्ज करेगा कि वास्तव में हमारा उत्पादन इतना है। क्यों? क्योंकि हमने 150 करोड़ उत्पादन तो किया, लेकिन 25 करोड़ का हमने एनवायरमेंट का नुकसान कर दिया। क्यों? क्योंकि 25 करोड़ रुपए लगेंगे इस एनवायरमेंट को पहले पिछले साल तक लाने के लिए। ध्यान देना, ऐसा समझो बात को, ठीक है। 25 करोड़ कैसे, उसको कैसे मेजरमेंट किया? हमको पौधे लगाने पड़ेंगे, हमें वाटर प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, हमें गोबर खाद डाल के लैंड को फिर से ठीक करना, इस प्रकार समझिए। तो हम 25 करोड़ को हम अपने, जैसे डेप्रिसिएशन कास्ट होती है, डेप्रिसिएशन कास्ट को हम नहीं इंक्लूड करते। क्यों? तो डेप्रिसिएशन कास्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बनाई गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी ना हो। उसी प्रकार से हमारा क्लाइमेट मेंटेन रहे, क्लाइमेट में कोई चेंजेस ना हो। तो क्लाइमेट की जो कास्ट आई है प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, उस कास्ट को अगर हम माइनस कर दें तो हम ग्रीन जीडीपी में या जीएनपी में जाएंगे। और ग्रीन जीएनपी वो चीज होती है जो लॉन्ग टर्म तक हमारी कंट्री ऐसी मेंटेन रहेगी, आने वाली जनरेशन भी इसको एंजॉय कर पाएगी। तो अब यूएनओ में, आईएमएफ में, इंटरनेशनल चीजों में, क्लाइमेट चेंजेस में ये बात रखी जाने लगी है कि आपने जितना क्लाइमेट में चेंजेस लाए हैं, आप जितना ज्यादा पोल्यूशन किया कार्बन डाइऑक्साइड का, उतने ही क्रेडिट वर्ड का यूज किया है। उसे क्या क्या क्या, कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट के रूप में आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए। किसके डेवलपमेंट के लिए देना पड़ेगा? पूरे देशों के डेवलपमेंट के लिए देना पड़ेगा जहां पर पोल्यूशन बहुत ही कम है। आपने पोल्यूशन किया तो आप पे ये चार्ज है कि उतना कार्बन क्रेडिट का पैसा आप अफ्रीका कंट्री में देंगे जहां पे उन्होंने पोल्यूशन नहीं किया। तो चाइना पे और अमेरिका पे कार्बन क्रेडिट खूब ज्यादा लग रही है इसी चीज में, खरीद पे, कि यहाँ पर जब ये भेदभाव है कि आपने किया, क्लाइमेट को डिस्टर्ब किया, सभी लोग डिस्टर्ब हुए, लेकिन जिन कंट्रियों ने नहीं किया, जिन कंट्रियों ने नहीं किया तो वो क्यों भोगे आपका एनवायरमेंट, उसको दिक्कत होगी। तो आप उनको पैसा देंगे कि भैया हमने किया, क्लाइमेट डिस्टर्ब हुआ, तो आप लोग पैसा दे रहे हैं, आप अपने क्लाइमेट को ठीक कर लीजिए। ये हमारे पास फाइन हुआ, इसको क्या कहते हैं, कार्बन क्रेडिट। तो इसको डिसाइड करते हैं किस बात को लेकर के, ये कितना CO2 निकला। इसमें ये देखा गया CO2 निकला, क्योंकि आप कोई भी चीज करेंगे तो CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और CO2 की जो तादाद है उसका मेजरमेंट करके, चाहे वो व्हीकल्स के रूप में निकला हो, चाहे फैक्ट्री के रूप में निकला हो, उसके CO2 के अनुसार से कार्बन क्रेडिट की जाती है। तो कैसे किया था, कार्बन डेबिट और कार्बन क्रेडिट, दो वर्ड यूज किया था, सॉरी। तो कार्बन डेबिट का मतलब ये हुआ कि आपको उतना पैसा देना है, कार्बन क्रेडिट का मतलब हुआ कि जो देशों ने कमाया है, इंडिया कार्बन क्रेडिट में कमा रहा है, तो इंडिया को भारत से मिल रहा है, क्योंकि इंडिया थोड़ा, इसका पैमाना क्या है, इसका पैमाना है आपका एरिया, कितने पॉपुलेशन है, पर कैपिटा CO2 कितना निकाल रहे हैं आप। इससे ये थोड़ी ना है कि आपने छोटी सी कंट्री है आप बहुत सारा कर दिए तो गड़बड़, बहुत बड़ी कंट्री है तो बहुत तो होगा, लेकिन पर कैपिटा कार्बन जो उत्सर्जन है वो हमारे यहाँ कम है, इसलिए हमें क्या मिलती है, कार्बन क्रेडिट मिलती है हमें। और अमेरिका की पर कैपिटा CO2 जो है वो ज्यादा है। हाँ, ये चीज और चाइना की सबसे ज्यादा है इस समय, अमेरिका से भी आगे निकल गया चाइना। तो इस प्रकार से पर कैपिटा जो CO2 है जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा आपको कार्बन डेबिट करना, आप डेबिट में आएंगे और आप क्रेडिट को दूसरे का देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने इस चीज को समझा कि नॉमिनल GNP बहुत इजी है, इस करंट टाइप की जो प्राइस है
रियल जीएनपी बेस ईयर से रिलेटेड है। जीएनपी डिफ्लेटर जो है इन्फ्लेशन का मेजरमेंट करने के लिए जब बनाया गया है, और जीएनपी डिफ्लेटर में क्या है, नॉमिनल जीएनपी ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय रियल जीएनपी ऑफ ईयर और इनटू 100 कर देंगे। ग्रीन जीएनपी एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो बताता है रियल जीएनपी। अब क्वेश्चन एग्जाम में आकर भूल जाओगे, रियल ग्रीन जीएनपी इक्वल टू नॉमिनल जीएनपी माइनस कास्ट ऑफ पोल्यूशन, रियल जीएनपी माइनस कास्ट ऑफ पोल्यूशन, डिफ्लेटर माइनस कास्ट ऑफ पोल्यूशन। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, सब ध्यान नहीं दिए। रियल जीएनपी क्यों? क्योंकि रियल जीएनपी में एक नया स्टेज पहुंचते हैं, तो उससे और हम प्यूरिफाई कर रहे हैं। जब हम कोई चीज प्यूरिफाई करते हैं तो जस्ट उससे पहले वाले प्रीवियस स्टेज से प्यूरिफाई करते हैं, इनिशियल स्टेज से नहीं करते, समझ गए ना? ये स्टेप बाय स्टेप इसीलिए इसको पढ़ाया गया है, आपको बताया गया है। नेक्स्ट अब देखिए, हम अब चल रहे हैं मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। जो कॉन्सेप्ट पे चले, कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण, हमने बताया भी था कॉन्सेप्ट पे हम ज्यादा जोर देंगे, बाकी चीजें बहुत इजी गोइंग ना, हम उसको करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट करें तो कौन कौन से मेथड्स हैं? लगभग जनरली 3 मेथड्स आते हैं, ठीक है। नेशनल अकाउंटिंग मेथड भी एक है, चौथा मेथड कभी कभी कहते हैं लोग नेशनल अकाउंटिंग मेथड, राष्ट्रीय लेखांकन विधि, ठीक है। लेकिन 3 मेथड ही चलते हैं, वो 3 मेथड बहुत इजी है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड का जो प्यूरिफाइड या कह सकते हैं अपडेटेड वर्जन है वो वैल्यू एडेड मेथड है। ये तीनों मेथड के बारे में हम इजी गोइंग आंसर आपको बताते हैं, जिससे आप इसको समझ जाएंगे। अब आपका दिमाग नहीं आ रहा होगा, सर आपने तो परिभाषा बताई थी, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य कि योग को आराम से हम योग कर ले रहे हैं, तो ये मेथड कहाँ से आ गया? तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। मेथड इसलिए आया कि कोई चीजें ऐसी होती है कि जिसे हम एक मेथड से नहीं काउंट कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के बताता हूँ, अब मान लो खेतों में गल्ला हुआ, तो उसको किस मेथड से काउंट करेंगे? वो सब एक्सपेंडिचर मेथड से वहां पे पैटर्न बन गया उनका, ठीक है। तो इस बार तीनों मेथड को यूज करते हैं मिक्स वे पे, तब हम क्या निकाल पाते हैं? नेशनल इनकम, ठीक है। इसलिए तीनों मेथड यूज होते हैं। अब किस किस प्रकार से यूज होते हैं, एक मतलब सिनेरियो, बहुत छोटा सिनेरियो हम लोग देखते हैं 1 बाय 1। ये देखिए प्रोडक्शन, अच्छा वैल्यू एडेड मेथड क्या है, थोड़ा इसी में जोर दे देते हैं। प्रोडक्शन मेथड साथ वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है कि डबल काउंटिंग को रोकता है। अब मान लीजिए आपने दूध उत्पादन किया गांव में, दूध की कीमत आपने बताई कि हमारी 10 लीटर दूध हुआ है 50 रुपए के भाव, 30 रुपए के भाव से हमको बेचा है, तो 300 रुपए का हुआ। जब आप जाकर के दूध किसको दे रहे हैं? डेयरी उसको दे रहे हैं, मिठाई वाले को दे रहे हैं। उसने खोवा बना लिया, तो खोवा बना लिया तो उसने खोवा कितना बेचा? 300 रुपए के दूध में से 350 रुपए, 400 रुपए के भाव से खोवा बेचा। 300 का लिया और 400 भाव से खोवा बेचा। मिठाई वाले ने उस खोवा को बनाया, खोवा खरीदा और उसने 400 रुपए खोवे से 600 रुपए की मिठाई बना ली। तो अब देखो क्या देगा, तो 3 बार काउंटिंग हुई ना। 300 रुपए का दूध पहला काउंट हुआ, फिर 400 रुपए खोवा, 700 और 600 की मिठाई, 7 और 6 1300 रुपया, तो ट्रिपल काउंटिंग हुई यहाँ पे। तो इसको अवॉइड करने के लिए वैल्यू एडेड मेथड आया प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन वाले चीज में। इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं आया, प्रोडक्शन वाले में आया कि भैया वैल्यू एडेड मेथड जितना वैल्यू ऐड होगा, जैसे 300 रुपया आपने कमाया, 300 रुपए नोट कर लो। अब उस खोवा में कितना वैल्यू ऐड हुई? 100 रुपया। 300 से 400 का खोवा, तो 100 रुपए जोड़ेंगे हम। और खोवा जब 100 और 400 से बढ़कर के मिठाई में 600 में कन्वर्ट हुआ ना, 600 में, तो 200 वैल्यू ऐड हुआ। तो हम कैसे जोड़ेंगे इसमें? 300 रुपया प्लस 100 रुपया, 400 रुपया प्लस 200 रुपया, 4 तो 600 रुपये। इसको वैल्यू एडेड मेथड से क्या होगा कि जो डबल काउंटिंग या ट्रिपल काउंटिंग की समस्या है उसका समाधान हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्शन मेथड आप देख लीजिए, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर में इसको यूज किया जाता है। और इसके माध्यम से क्या करते हैं, हम वैल्यू में ऐड करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनल हो गई है, रॉ मटेरियल के रूप में नहीं, जो फाइनलाइज हो गई है, अगर वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज हो रही है तो उसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? वैल्यू एडेड मेथड। अब कोई मान लीजिए साधन यह अलार्म में लगाया हुआ था कि हमारे पास 5 मिनट 15 मिनट बचेंगे, हम कुछ जल्दी आगे बढ़ाएंगे मैटर। ये तो ये आपको भी करना है एग्जाम में। अगर आप पॉइंट अगर हम पूरा जो लेकर के आए और पूरा डिलीवर ना कर पाए तो ये हमारी टाइम मैनेजमेंट की बात हुई ना, इसलिए 15 मिनट हमारे पास क्लियर हो गया। हम आगे बढ़ इनकम मेथड हमने बताया था, इनकम मेथड कहाँ चलता है? जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। ऑर्गेनाइज 2 सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज एंड नॉन ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर कितने परसेंट है इंडिया में? ओनली 7%। कितना है? अनऑर्गेनाइज्ड 93%। बताइए इतना दिक्कत है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि जो ऐसे ऑर्गेनाइज होते हैं जहाँ पे 10-20 ऐसे कुछ बनाए गए हैं, उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, वो ऑर्गेनाइज्ड होगा।
जो उससे कम यूज हो रहे हैं 2 4 10 ऐसे कर बना रहे पान ठेला, ये सब चाय सब्जी ये सब अनऑर्गेनाइज है। यहाँ कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होता, यहाँ कोई सैलरी का सेटअप नहीं होता, ये वेजेस का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई पेपर वर्क नहीं चलता, सब ऐसे चलता रहता है। ठीक है, जहाँ पेपर वर्क चलेगा, एक सेटअप होगा, एक फैक्ट्री होगी, उसका नॉमिनल रोल होगा, उसको वेजेस कटेंगे। नेशनल इनकम जो इनकम मेथड है उसमें कौन कौन सा, देखो हमने बताया था कि इनकम मेथड में क्या कटेगा, वेजेस एंड सैलरी किसकी कटेगी, वर्कर्स और एम्प्लॉय की। रेंट किसका होगा, जो जमीन का मालिक होगा या घर का मालिक होगा उसे मिलेगा। इंटरेस्ट किसका मिलेगा, जो पैसा देगा उधार के रूप में। डिविडेंड्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसको मिलेगा, आपको जो एंटरप्रेन्योर्स होगा, एंटरप्रेन्योर्स को मिलेगा डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो सब बांटने के बाद जो बचेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो उसका होगा, डिविडेंड। फिर मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम क्या है, ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो 2-3 काम एक साथ कर रहा हो, मतलब उसका घर भी हो, वो मालिक भी हो उसका, और वो क्या कहते हैं फैक्ट्री में काम भी कर रहा हो, तो 3 प्रकार की सैलरी पाएगा, तो उसको हम मिक्स्ड इनकम में रखेंगे। ठीक है, प्लस डायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्ट टैक्स लगेंगे, भाई डायरेक्ट टैक्स हम खींच ले जा रहे हैं, इनडायरेक्ट ऐसे सब कर देंगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, नेशनल इनकम जीएनपी में पहुंच जाएंगे। इनकम मेथड बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या देखते हैं, एक्सपेंडिचर कैसे होता है, किस चीज में एक्सपेंडिचर हो सकता है, सी कंजम्पशन में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, अब आपका अनाज आया तो कंजम्पशन में कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट कितना किए आप, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो वही जो 4 सेक्टर का है, C + I + G + X - M, ये चारों पे कितना खर्च हुआ आपका, इसी खर्च को हम जोड़ दें तो कहां पहुंच जाएंगे हम, एक्सपेंडिचर मेथड से। क्लियर है, उपभोग में कितना खर्च हुआ, इन्वेस्टमेंट में जो हमने फैक्ट्री लगाई सब चीज में कितना खर्च किया, गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है जीरो। अब हमको एक चीज दिखाना चाह रहे हैं आपको, जो मेन चीज है डायरेक्ट चीज। अरे यार क्या बोल रहे हैं, मैटर भी हाँ यार एक फाइल थी जिसमें मैं लाया था, और इसमें सर देगा पे ही है, नहीं बता रहे हैं फाइल ये आ गई। चलो काम करेंगे पर करेंगे, इसको देखा जाएगा, इसको देखा जाएगा, आ गई बस। देखिए ये हमने आपको डाउनलोड किया हुआ था। हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो कांस्टेंट प्राइस पर और करंट प्राइस पर किस प्रकार से निकाली जाती है। ठीक है, तो आप देख लीजिए करंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे 1950-51 से डेटा लिए हैं आप, इस डेटा को आप स्टडी कीजिए, आप देखेंगे करंट प्राइस जो सेकंड नंबर पे ये ईयर दिया हुआ है, फिर देखिए आपको करंट प्राइस दिया हुआ है, कांस्टेंट प्राइस दिया हुआ है, ये ग्रॉस नेशनल इनकम कहलाएगी। ठीक है, तो उसके बगल वाला नेट नेशनल इनकम, इसे एनआई भी कहते हैं, और लास्ट वाला क्या है, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो 3 डेटा इसमें दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ब्रॉडली ऊपर समझिएगा, ग्रॉस नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम इसे एनआई भी कहती है, और तीसरा पर कैपिटा इनकम, जिससे बच्चे समझे कि तीनों इनकम इंडिया में कैसे चल रही है। अब तीनों को 2 पार्ट अलग अलग दिए हैं, करेंट इनकम और कांस्टेंट इनकम। देखो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे इसमें क्या है, 1950-51 में आप देखेंगे 10,181 करोड़ थी करेंट इनकम, कौन सी करेंट, ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, और वो बढ़ करके जो कांस्टेंट इनकम के हिसाब से देखा जाए तो वो ज्यादा दिख रही है। क्यों ज्यादा दिख रही है, क्योंकि कांस्टेंट इनकम ने बीच वाले पार्ट में लिया गया है, मतलब उस समय का कांस्टेंट इनकम, पहले तो हमारे पास कांस्टेंट करंट इनकम थी नहीं, तो बाद के वर्षों को हमने बनाया, तो बाद के वर्षों को बनाने की वजह से ज्यादा हो गई है। ठीक है ना, आगे हम इसको नहीं चलते हैं, अपन बहुत जल्दी से नीचे की ओर लास्ट में देखते हैं, तो हमें ज्यादा अच्छे से समझने में आसानी होगी। ये देखिए हम लोग लास्ट पहुंच गए। ठीक है, अब 2021-22 की ये आपको डेटा याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पूछ सकता है 2021-22 में, ये पूछ सकता है कि 21-22 में जीएनपी हमारी करंट में कितनी थी, तो आपने क्या बताएंगे आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 30 लाख करोड़, फिर करोड़ वर्ड में यूज करेंगे, 2 करोड़ 30 लाख करोड़। ठीक है ना, तो ये करोड़ में दिया गया है प्राइस करंट इनकम में, और कांस्टेंट प्राइस में कितनी है, केवल 1 करोड़ 46 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 46 लाख। ठीक है, तो 1 करोड़ 46 लाख कांस्टेंट में थी, और करंट में कितनी थी, 2 करोड़ 30 लाख। कितना अंतर है समझिए बात को, 2 करोड़ 30 लाख कहाँ, 1 करोड़ 46, मतलब
महंगाई कितनी ज़्यादा है। आप इसी चीज़ को नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू चलिए, बगल में देखिए 2,05,00,000 कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। गोवा की पर कैपिटा इनकम 2.4 2,40,000 के आसपास आ रही है, ठीक है गोवा की। और ऐसा कौन सा राज्य है जहां की पर कैपिटा इनकम सबसे कम है? बिहार है। बिहार की पर कैपिटा इनकम 45,000 के आसपास, ठीक है 45,000। अपने यहाँ कितना? 93। ये कांस्टेंट प्राइस बता रहे हैं, 93 है अपने पास। नेशनल लेवल पे बिहार की 45,000 क्या मतलब आधी है, नेशनल इनकम से आधी है। और गोवा की काफी ज्यादा है। यूपी के एग्जैक्ट आप उसमें नोट देख लेना यूट्यूब पे, ठीक है। अभी हम उसके एग्जैक्ट नहीं देखे हैं, एग्जैक्ट आप लोग देख लेना कितनी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी बता रहा हूँ ऐसे अंदाज से 1.35 के आसपास, उन्हें 1.35 तो उसकी 1.35 करोड़ तो उसकी है जीडीपी। आप उसको थोड़ा चेक कर लेना क्योंकि बहुत पीसीएस का मैटर होता है। उसकी पोटेंशियल एक चीज़ ये भी है कि जब सब्सिडी इनडायरेक्ट टैक्स से अधिक हो जाती है उस स्थिति में जीएनपी की तुलना में जीडीपी ज़्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी। जब सब्सिडी इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा हो जाती है उस स्थिति में जीडीपी और जीएनपी में से ज़्यादा कौन होगा? उसमें दोनों चीजें बता रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी मार्केट प्राइस दोनों चीज दिए हुए हैं। अब उस कंडीशन में इनडायरेक्ट टैक्स की अपेक्षा सब्सिडी ज्यादा है तो क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। वेरी गुड, क्योंकि सब्सिडी ज्यादा है। आप एक चीज ध्यान रखिए तो दूसरा चीज क्लियर हो जाएगा। अगर आपको रटना है तो रटने वाले बता रहा हूँ। आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा तो मार्केट प्राइस ज्यादा होगी, बस इतना समझ लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा, अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम होगा तो यहां मैंने क्या पूछा था? इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडी ज्यादा है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स कम है तो उसका मतलब, ठीक है। याद रखिए इनडायरेक्ट टैक्स अगर ज्यादा होगा तो मार्केट प्राइस ज्यादा होगी। क्लियर? इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो है किस ईयर में रखी गई थी? 90 के दशक में, 80 के दशक में, 70 के दशक में, 2000 के दशक में? दशक हो सकता है। ये जो आया कॉन्सेप्ट, क्या है कॉन्सेप्ट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये किस दशक की देन है? 90 के दशक की देन है, 80 के दशक की देन है कि 21वीं सदी की देन है? 90 के दशक की देन है। 1991 में एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, महबूब करके थे, उन्होंने इसको लॉन्च किया। फिर उसके बाद यूएनडीपी ने इसको एक प्रोग्राम बनाया है 93-94 में, यूएनडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज का इस प्रकार से प्रयोग करें कि उसका प्रयोग हम लंबे समय तक कर सके और आने वाली जनरेशन को हम वही क्लाइमेट दे सके जो आज हमारे पास है। जो आज हमारे पास व्यवस्था है, जो रिसोर्सेज है, जो कैपेसिटी है, वही कैपेसिटी हम किसको दे सके? आने वाली जनसंख्या को दे सके, ठीक है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कोई क्वेश्चन हो आप में तो आप पूछ लीजिए, कोई टॉपिक आपसे भी। 2 मिनट बचा हुआ है, टाइम हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे। आज हमने सभी टॉपिक को क्लियर किया आपके जितना हो सका, और जितना हम मटेरियल चाहते थे कि आपको बताएं पूरा मटेरियल टाइमली हम आपको बता दिए। हमें बड़ी खुशी हुई, आदमी वो हुई। अब आप कोई चीज़ बात हो तो पूछिए। अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे, आपको पढ़ाएंगे शेयर मार्केट की टर्मिनोलॉजी, आपको बताएंगे मॉनेटरी मार्केट की टर्मिनोलॉजी, मौद्रिक बाजार, कैपिटल मार्केट जिसे शेयर मार्केट भी कहते हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इसके बारे में हम लोग लेक्चर आगे लेंगे। उसकी टर्मिनोलॉजी किस प्रकार से वर्क करता है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, देश में इसका कौन कौन नेतृत्व करता है, शेयर मार्केट की कितनी टर्मिनोलॉजी होती है, शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये निफ्टी क्या होती है, बीएससी क्या होती है, सेंसस क्या होता है, कैसे रन करता है, कैसे ऊपर जाता है, गिरता है, कौन कौन से मैटर्स हुए हैं आज तक जो फॉल हुआ है, क्या देश का ये मायना है नहीं है, और भी जो स्टॉक है, नैस्डैक है अमेरिका का, और निक्की है जापान की, ऐसे कौन कौन से मेन ये देशों की स्टॉक का नाम ये है। अपने देश के स्टॉक का नाम सेंसेक्स है, बीएससी है, बीएससी मतलब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी बाद में आया, बीएससी पहले था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और कैसे ये शेयर मार्केट रन करता है और कैसे मनी मार्केट रन करता है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट है पूंजी के लिए, शॉर्ट टर्म के पूंजी के लिए मनी मार्केट है। इन्हें कौन कौन संस्थाएं
मनी मार्केट को RBI गवर्न करता है, शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट को SEBI गवर्न करता है, और इस प्रकार से चीज़ें हम लोग प्रयास करेंगे इसको करने का। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। पढ़ाने में आपको सही लगा, चीज़ें समझ में आई, कोई सुधार की आवश्यकता हो तो बताइए, आप लोगों से पूछ रहे हैं, जल्दी जल्दी तो नहीं बोले। ठीक था, सिलेबस इतना बड़ा है। सिलेबस बड़ा होने की वजह से जब हमको ये मैडम ने कहा कि आप लोगों को जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम होना है, तो जब एग्जाम हो रहा है तो जो सिलेबस हम लोग के पास आया उसमें पीरियड्स लिखे हुए थे। जैसे जो नेशनल इनकम लिखा 3 पीरियड्स में पढ़ाएंगे आप, तो ये रहा कि भाई अगर 3 पीरियड नेशनल इनकम चलेगा तो फिर तो सब हो ही नहीं पाएगा, कवर ही नहीं हो पाएगा। तो अपन लोग ये प्रयास किए जिसमें 2 पीरियड लिखा है या 3 पीरियड लिखा है उसे 1 पीरियड में ही कवर किया जाए, तब तो हम लोग पूरा कवर कर पाएंगे। तो इसी सिद्धांत पे चल के हम लोग कवर करने का प्रयास किए हैं और जितना हो सका हम लोगों ने प्रयास किया। ठीक है, अब आप लोग चाहे तो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, मैडम को बुला देते हैं। ओके, थैंक यू। थोड़ा चाय मतलब अपना पानी होगा।